ऑडिटिंग। ठीक है, क्या बताया गया ऑडिटिंग के बारे में? सो द वर्ड ऑडिटिंग इज taken from the Greek word, Latin word लिखा है ना, audire, which means to hear. Auditing means examination of books of accounts to know the books of accounts prepared in the business are either correct or not. ओके, क्या बात हो रही है कि ऑडिटिंग, द वर्ड ऑडिटिंग इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। एक बार कंफर्म हो लेना, लैटिन भी होता है, ग्रीक भी होता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, लैटिन या ग्रीक होगा बुक्स में। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक वर्ड डाला गया है। सो द वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडिरे। ठीक है, यानी कि ये जो ऑडिटिंग शब्द का प्रयोग हुआ है वो किस शब्द से हुआ? ऑडिरे वर्ड से हुआ, विच मीन्स टू हेयर, जिसका मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोग को बताया गया कि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में कि इसे जोर जोर से पढ़ पढ़ कर जज के सामने सुनाया जाता था कोर्ट में, और वहाँ पे उसको सुन के वो क्या करते थे? उसको वेरीफाई करते थे, सुनते थे, उसके बाद वाउचर मिलाते थे, फिर उसके बाद रखते थे। फिर दूसरा पढ़ा जाता था कि गुड्स परचेज 4 रुपीज़ 10,000, फिर उसको उसके बाद दिया जाता था। ओके, तो क्या होता था कि इस तरीके से ये प्रोसेस चलती थी, और इसीलिए ऑडिरे शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? ऑडिट के लिए। क्यों? पहले क्या होता था, सुन के जांच की जाती थी, अभी नॉर्मली जांच की जाती है उसको देखकर, रिवीजन कर। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? जांच करना। इसीलिए ऑडिरे वर्ड यहाँ पे ऑडिट के लिए किया गया। ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू नो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन द बिजनेस आर आइदर करेक्ट और नॉट। यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, इस बात की जांच करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑडिटिंग कहेंगे। ऑडिटिंग क्या हो गया? ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि बिजनेस के द्वारा तैयार किए जाते हैं उसे जांच करने की प्रक्रिया होती है। क्यों भाई? टू नो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अस इज़ आइदर करेक्ट और नॉट। हमारे द्वारा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो सही है कि नहीं है, इस बात की जांच के लिए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का छोटा सा रिविजन। ओके, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखवाया? क्या है फर्स्ट पॉइंट? देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूट, देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, या फिर देयर मस्ट बी एन अ फॉर्म, देयर मस्ट बी अ फॉर्म। देखो यहाँ पे फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब क्या हो गया कि एक बात बताओ, अकाउंट्स मेंटेन
किसका होता है? अकाउंट्स मेंटेन किसका होता है? बिजनेस का, है ना? बिजनेस का होता है ना। अगर कोई बिजनेस ही नहीं हो तो क्या अकाउंट्स मेंटेन होगा क्या? आपके घर में खाता तैयार होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है क्या? खाता तैयार होता है, आटा कितने का, चावल कितने का, बैलेंस शीट भी बनता होगा, जर्नल एंट्रीज भी बनता होगा। जर्नल एंट्री बनता है ना। क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं? आटा खरीद के लाए तो 20 kg दुकान वाला लिखता है। दुकान वाला लिखता है, आप नहीं लिखते हो ना। लेजर कौन बनाता है? दुकान वाला घर बनाता है, आप नहीं बनाते हो ना। यानी कि हम लोग अपने घर का अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं करते ना, लेजर नहीं ना बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। किसका बनाते हैं? बिजनेस का बनाया जाता है, बिजनेस के अंदर में बनाया जाता है। तो अगर बिजनेस नहीं होगा तो क्या खाता तैयार होगा? अकाउंट्स मेंटेन होंगे? नहीं होंगे। और हम लोग ऑडिटिंग के अंदर में करते क्या है? अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं, जांच करते हैं कि वो सही है कि गलत है, वेरीफाई करते हो उसको, ट्रू और फेयर पोजीशन को चेक करता है। तो जब हमारे पास अगर हमें एग्जामिनेशन करना है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए हमारे पास अकाउंट्स होना चाहिए। और अकाउंट्स तभी बन पाएगा जब हमारे पास कोई बिजनेस होगा, है ना? होगा तभी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिटिंग के लिए आपका एक इंस्टीट्यूशन का होना क्या है? जरूरी है, फर्म का होना जरूरी है, तभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, तभी तो उसकी जांच होगी। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया, देयर मस्ट बी फर्म एंड इंस्टीट्यूशन। फर्म में तो सारे बिजनेस आते ही हैं किसी तरह का, ठीक है। इंस्टीट्यूशन वर्ड इसलिए इसमें यूज किया गया क्योंकि इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। तो बहुत सारे ऐसे संस्था होते हैं जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटी, तो भले ही वो बिज़नेस नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग टाइप बिजनेस नहीं कर रहा है, लेकिन उनके अंदर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, इसीलिए उनकी भी जांच की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ऑडिटिंग की पहली खासियत क्या है, पहली विशेषता क्या है? देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये उन्हीं बिजनेस का ऑडिट हो सकता है जिसका इंस्टीट्यूशन होता है, अदरवाइज तो अकाउंट से मेंटेन नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन की तो बात ही तो, ऑडिटिंग की तो बात हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एन ऑडिटर must be an independent person. ओके, क्या बोला जा रहा है? एन ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, मीन्स एक ऑडिटर, जो व्यक्ति ऑडिटिंग का काम करता है उसको हम लोग ऑडिटर कहते हैं। मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, वो बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कि जैसे एक बिजनेस का मैनेजर होता है, ओके, बिजनेस के मैनेजर को मैं बोलूँगा कि भाई एक ऐसा काम करो कि इसमें जो गुड्स मैंने परचेज किया है ना 10,000 का 20,000 लिखो, तो उसको 20,000 बनाओ, क्या करेगा? बोलेगा ओके सर 20,000 बनाएगा। मैं किसी को बोलूँगा बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को कि एक काम करो, ये जो है ना, ये इसको मेरे घर पे जाओ भिजवा दो, मेरे घर पे यूज होगा, ये पंखा मेरे घर पे यूज होगा, चलो भिजवा दो, और लिख देगा कि यहाँ का है, क्या करेगा? लिख देगा। लेकिन एक ऑडिटर को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑडिटर वो भले ही आपके बिजनेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वो उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो कर्तव्य है, उसका वो जो काम है, वो पूरी निष्ठा के साथ करता है। आपसे पैसे लेंगे, आपका काम करेंगे, लेकिन तरीका उनका होगा। आपके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि आपको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप बोलिएगा कि ये जो गुड्स 10,000 का उसको 20,000 कर दीजिए, तो बोला इन्वेस्टिगेशन, आपका जो है वहाँ पे तुरंत लिख देगा, आपके बिजनेस में इन्वेस्टिगेशन बैठ जाएगा। क्यों भाई? आप उनको फ्रॉड करने के लिए बोल रहे हो। वो आया क्यों है? वो जांच क्यों कर रहा है? इसी बात के लिए तो जांच कर रहा है ना।
कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, मतलब वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। वो आपके ऐसा नहीं कि आप जैसे बोल दो कि वैसे ही या वो कर दे, ये नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरी, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, to examine truth and fairness of the books of accounts। दूसरा, इसका जो काम होता है वो किस चीज़ का होता है, क्या होता है, टू एग्जामिन द ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरीके का है, सही है कि गलत है, उसकी शुद्धता की जांच करना, ये भी ऑडिटर का काम है। उसकी फेयरनेस का जांच करना। और फेयरनेस का और ट्रूथनेस का मतलब हो गया यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी चीज़ें जो लिखी हुई है बिल्कुल वो सही है, गलत ना हो। और फेयरनेस का मतलब हो गया कि वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए लिख दिए परचेज गुड्स अकाउंट यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे कैश अकाउंट, और फिर यहाँ पे काट कैसे किया कैश राम अकाउंट, ये फेयरनेस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और बिल्कुल सही सही लिखा होना चाहिए, ये जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, टू यूज ऑफ वाउचर्स। अब यूज ऑफ वाउचर्स का मतलब क्या हो गया, सो यूज ऑफ वाउचर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज फॉर ₹80,000, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मशीनरी परचेज फॉर ₹80,000। तो वाउचर्स के प्रयोग का मतलब ये होता है कि जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच की जाएगी तो जो मशीन आपका 80,000 का एंट्री किया हुआ है उसकी वाउचर्स की जांच की जाएगी। यानी कि जब आपने मशीन खरीदा होगा तो आपको तो रसीद मिली होगी, आपको बिल मिला होगा, उसकी जांच की जाएगी कि वाकई में आपने मशीन जो है 80,000 में ख़रीदा है या फिर डीलिंग दे रहे हैं, ठीक है, वो उसकी जांच की जाएगी, ये भी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो यूज ऑफ वाउचर्स का मतलब क्या हुआ, जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड होने चाहिए वो सब वाउचर्स के बेसिस पे ही होने चाहिए, रिसिप्ट के बेसिस पे ही होने चाहिए, तभी उस ट्रांजैक्शंस की वैल्यू होती है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, टू गेट नेसेसरी क्लैरिफिकेशन। टू गेट नेसेसरी क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बिजनेस के अंदर में लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज फॉर ₹80,000, कितना लिखा हुआ, मशीनरी परचेज फॉर ₹80,000। मैंने बोला भाई मशीन है कितने का, 80,000 का, तो 80,000 का है, अच्छा वाउचर दिखाना जरा, वाउचर लेके आया, वाउचर मैंने देखा, मैंने नहीं ऑडिटर वाउचर दिखा रही ये तो 80,000 का है, मशीन खरीदा गया है, सही एंट्री किया होगा। फिर मैंने देखा अच्छा वो कौन सा मशीन है भाई जरा दिखाना मुझे, तो ये क्या है सर मशीन जो है ये तो है, अच्छा यही खरीदा गया है 80,000 में। तो मुझे लगा कि नहीं, जो मशीन 80,000 में ख़रीदा गया वो इतनी जल्दी इतनी पुरानी तो नहीं हो सकती है, ठीक है, तो डाउट लगा। तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्लैरिफिकेशन करेंगे, मतलब कि वो जो बिल होगा, वो जो वाउचर्स होंगे, उस वाउचर्स पे आपका डिटेल्स होगा सेलर का, हम वहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि इस डेट को इतने नंबर का इतने नंबर का ये मशीन सेल हुआ है कि नहीं हुआ है। या फिर हम वर्कर्स के बीच में जाएंगे
और वर्कर से पूछेंगे भाई तुम कितने दिन से काम कर रहे हो, तो सर मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा बताओ 10 साल से काम कर रहे हो, फिर कभी नया मशीन वशीन कितने दिन पहले ख़रीदा गया? बोलेगा सर मशीन तो 10 साल से एक ही मशीन चल रहा है, कोई ख़रीदा ही नहीं गया है, अभी तक तो नहीं ख़रीदा गया है। देखो याद करो कुछ मशीन ख़रीदा गया है? तो जी नहीं सर मशीन तो नहीं ख़रीदा गया है। हाँ एक बार ट्रांसफार्मर उड़ गया था तो इंजीनियर सब आए थे, तो वही जो है 200-300 रुपया लगा ट्रांसफार्मर तो चेंज करके और तार चेंज किया, ठीक हो गया। मेरा अच्छा बेटा जरूर झोल है। तो ये क्या हुआ, यानी कि क्लैरिफिकेशन, मतलब कि उसने फेक ट्रांजैक्शंस लिख दिया और फेक वाउचर्स दिखा दिया। तो जब भी आपको वाउचर से स्पष्ट नहीं हो, जब भी आपको वाउचर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो कि ये सही है कि गलत है, तो उस केस में क्या करना होगा, आप क्लैरिफिकेशन करोगे। और क्लैरिफिकेशन कैसे करोगे आपने देख लिया, इस तरीके से, यानी पूछताछ करके आप उसको क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। ओके क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, टू फॉलो द प्रिंसिपल। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंट्स मेंटेन करने के अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, है ना? तो अगर आप ऑडिटर हैं, आप ऑडिटिंग करने जा रहे हैं, तो आपके बिजनेस के अंदर में जिस प्रिंसिपल का प्रयोग किया गया है, आपको ऑडिट भी उसी प्रिंसिपल के आधार पर किया जाएगा, है ना? जैसे मान लो कि हमारे बिजनेस में, हमारा बिजनेस है और हमने क्या किया है कि 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कहीं कहीं पे एंट्रेंस फी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में रखा जाता है, कहीं कहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रखा जाता है, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के रखने का पर्पस ये होता है कि उन लोगों को लगता है कि एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फी बार बार आएंगे लेकिन एंट्रेंस फी बार बार नहीं आता है, इसलिए वो कैपिटल नेचर का हो गया, एक बार होने वाला खर्च हो गया या इनकम हो गया। ओके इनकम। और रेवेन्यू इनकम इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई ना कोई तो एडमिशन लेते ही रहता है ना, कोई ना कोई तो एंट्री लेते ही रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, इसलिए बार बार होने वाला इनकम है। तो अलग अलग सोच होती है, वो बिजनेस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो किस चीज़ को फॉलो करता है। अब मान लीजिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और मैं एडमिशन एंट्री चार्ज को, एंट्रेंस जो चार्जेस है, फीस है, उसको मैं रेवेन्यू इनकम के अंदर में रखता हूँ। तो अगर आप ऑडिट करने आए हैं तो आपको भी उस प्रिंसिपल को फॉलो करनी होगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो गलत है ये क्या कर दिया, एंट्री फी को कर दिया कट, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको भी क्या करना होगा, उस प्रिंसिपल को फॉलो करना। मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं और जिस प्रिंसिपल के आधार पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया गया है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट, उसी प्रिंसिपल के आधार पे आपको भी एग्जामिनेशन का काम करना है। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, कलेक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, यानी कि कलेक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एविडेंस मीन्स, एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। ओके, आपके बिजनेस के अंदर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे उस ट्रांजैक्शंस को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो एविडेंस होंगे। अब मैंने पंखा खरीदा तो पंखा का तो बिल होगा, है ना? मैंने किसी को पैसे दिए तो रसीद तो काट के दिया होगा, ठीक है? मैंने अगर गुड्स बेचा होगा तो उसका तो बिल दिया होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, एविडेंस होते हैं जो कि प्रूफ करते हैं कि हमारे ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस के अंदर में हुए हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हुए हैं, तो एक ऑडिटर को
जब वो किसी बिजनेस के अंदर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है तो उसे ये सारे एविडेंस से जो है और उन सबको क्या करना चाहिए, कलेक्ट कर लेना चाहिए, एक जगह रख लेना चाहिए और उसे कलेक्शन के आधार पे, उसी एविडेंस के आधार पे उन सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना चाहिए कि क्या वो सही है या फिर गलत है। ओके, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, सर्टेन पीरियड एंड रिपोर्ट एक ही में है, ठीक है? नहीं, अलग अलग, सर्टेन पीरियड अलग और रिपोर्ट अलग। ओके, सर्टेन पीरियड का मतलब होता है कि एक निश्चित समय का होना। ओके, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हमारी जांच होती है, जो ऑडिटिंग का काम होता है, उसका एक निश्चित समय होना चाहिए। निश्चित समय कहने का मतलब क्या हो गया कि निश्चित समय के आधार पर होना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एनुअली ऑडिट करवाते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली करवाते हैं, कुछ लोग हाफ ईयरली करवाते हैं। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो जांच करवा रहे हैं उसका एक निश्चित समय होना चाहिए। ये नहीं कि आज करवा लिए ऑडिटिंग, फिर 1 महीने के बाद फिर मन किया करवा लिए, फिर 3 महीने के बाद करवा रहे हैं, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद करवा लिए। नहीं, अगर आप 3-3 महीने पे करवाते हो बहुत अच्छी बात है, आप 3-3 महीने की गैपिंग पे ही करवाइए। आप 6-6 महीने पे करवाते हैं, आप 6-6 महीने पे कराएं। आप 1-1 साल पे कराते हैं, आप 1-1 साल पे करवाइए। यानी कि जो ऑडिटिंग जो होती है उसका एक निश्चित समय का होना जरूरी है। क्लियर है? ओके, एंड लास्ट, रिपोर्ट। ठीक है, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने पूरे बॉडी का चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है, एक रिपोर्ट डॉक्टर देता है कि सर आप में बीपी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, आप में जो है सर हड्डी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स देता है ना। हाँ, तो वो हमारे पूरे बॉडी का रिपोर्ट देता है कि आपके बॉडी में क्या ठीक है, किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर सर ज़्यादा है, ठीक है, शुगर कम है, ऐसा कुछ होता है ना, रिपोर्ट दिया जाता है। उसी तरीके से जब आप अपने बिजनेस के अंदर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटिंग करवाते हैं तो आफ्टर ऑडिटिंग ऑडिटर आपको एक रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में सारे चीज़ का एनालिसिस होता है कि आपके अंदर में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ों की कमी है, आपने कहाँ पे गलत इन्वेस्टमेंट किया है, आपका कहाँ पे लायबिलिटी ज़्यादा हो रहा है, आपका लायबिलिटी जो है एसेट्स के कंपैरिजन में इतना होना चाहिए। इन सारे चीज़ों का डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस आपको क्या इस रिपोर्ट के अंदर में दिया जाता है, विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस एंड इन मेकिंग डिसीजंस। आपको डिसीजन लेने में, आपको बिजनेस को चलाने में ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट के लिए वो बिजनेस की ऑडिट करवाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ऊपर आपका ऑडिटिंग का डेफिनेशन और यहाँ हो गई आज की सभा समाप्त। क्लियर है? इसको आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। नोट तो लिखिए, इसका आपको इसके एक्सप्लेन डिटेल्स लिख के लाना है। जैसे यहाँ पे है, देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन, तो डैश दे के आप इसको 2 लाइन 3 लाइन में इसको एक्सप्लेन करेंगे। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर बुक, आप ले सकते हैं बुक का हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके अपने लैंग्वेज में ही उसको एक्सप्लेन करें। ओके, आज पढ़े हैं कल कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे ही ये 1 दिन होगा 2 दिन होगा, ये धीरे धीरे दिमाग से निकलने लगेगा। चीज़ें भूलना ज़रूरी होता है, ठीक है, भूलते जाते हैं लोग, तो इसको आप जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, फेयर कर लेंगे। ये आपका पहला दिन होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।